नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। नई टिहरी शहर के मुस्लिम मोहल्ले में लोगों ने कोरोना सैंपलिंग से इनकार कर दिया है और प्रशासन की टीम पर समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया है। 29 अगस्त को मुस्लिम मोहल्ले में कोरोना संक्रमण के 1 दर्जन से ज्यादा मामले मिले थे। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद हड़कंप मचता है और 30 अगस्त को मुस्लिम मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है और सभी लोगों की सैंपलिंग के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन जब हेल्थ टीम वहां पहुंचती है तो लोगों ने सैंपलिंग से मना कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग पर विश्वास नहीं है। प्रशासन द्वारा उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा हुआ है। नहीं, हम लोग सैंपलिंग का प्रयास करेंगे, उनको समझाएंगे। हम लोग उनसे कई बार बात भी हो गई है और भी बात की जा रही है उनसे। वो उनके दिमाग में ये बात घुस गई है कि हिंदू मुस्लिम की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, जबकि उनको बहुत बार समझाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम आ गए हैं, पॉजिटिव आ गए हैं और ज़्यादा आ गए हैं, एक ही मोहल्ले में ज़्यादा आ गए हैं, जिस कारण से इसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कोरोना का खौफ लोगों पर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि उन्हें लगता है कि कोरोना के नाम पर उन्हें अस्पताल नहीं जेल भेजा जा रहा है। उनके साथ जो है कैदी जैसा व्यवहार होगा। इसी का उदाहरण भी दिखता है श्रीनगर गढ़वाल में, ठीक कोतवाली के आगे, जहां कोरोना पॉजिटिव महिला जो है वो अस्पताल ले जाने से मना कर देती है। पुलिस कर्मियों के साथ बदमिजाजी करती है। उसका कहना है कि नहीं, उन्हें जेल में पुलिस तो उन्हें जेल में ले जाना चाहती है, जबकि कोतवाल समेत पुलिसकर्मी उन्हें मनाने पर जुटे हुए हैं। महिला ने पुलिस को धमकी दी कि कोई भी उसे हाथ लगाएगा तो फिर वो कोरोना फैलाएंगी और आखिरकार बमुश्किल बेबस पुलिसकर्मी किसी तरह उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। ये मुंह बंद करो पहले मुंह ढको। ये मुंह बंद करो पहले मुंह ढको। अरे मुंह बंद करो, मुंह तो ढक दो। मुझे पता वो जेल में ये मुंह बंद करो पहले मुंह ढको। ये मुंह बंद करो पहले मुंह ढको। अरे मुंह बंद करो। तो कहीं पर पूरा मोहल्ला ही नहीं टेस्ट करा रहा है। जो संक्रमित हैं वो जाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है। कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों की चेतावनी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। एक और विवाद, डॉक्टर्स का कहना है कि 1 सितंबर से वो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो अगले सोमवार को आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर्स की 4 बड़ी मांगे हैं। पहली, 1 दिन की सैलरी जो काटी जाती है वो ना काटी जाए, क्योंकि वो हर दिन काम करते हैं। एक भी दिन उन्हें रियायत नहीं मिलती है, बाकायदा ज्यादा काम करते हैं। दूसरी, पीजी स्टूडेंट्स को भी पूरी सैलरी मिले, क्योंकि वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। तीसरी मांग है, डीएम को छोड़ कोई दूसरा अफसर नॉमिनेट ना हो, क्योंकि कोई भी डांट कर चला जाता है। यानी कि डीएम आए, वो सवाल जवाब करे तो जवाब देंगे, कोई भी आकर हमसे सवाल जवाब ना करे। और चौथी ये कि ज्यादातर जांचों में डॉक्टर्स पर कार्रवाई होती है, डॉक्टर्स का पक्ष सुना ही नहीं जाता। एमसीआई से जांच करवाई जाए। व्यवस्थाओं की कमी के लिए डॉक्टर्स नहीं, सिस्टम जिम्मेदार है। अगर कहीं किसी अस्पताल में कोई कमी है तो उसमें डॉक्टर्स का रोल नहीं है, सिस्टम का मैनेजमेंट जो है वो ध्यान नहीं देता, तो सवाल जवाब उनसे हो। ये 4 बड़ी मांगे हैं डॉक्टर्स की। तो कोरोना को देखते हुए हम कार्य बहिष्कार नहीं कर रहे। काली पट्टी बांध के काम करेंगे मंगलवार से, मेरा मतलब कल से। पहली मांग तो हमारी यही है कि 1 दिन की वेतन कटौती बंद हो, क्योंकि हम लोगों ने अतिरिक्त काम किया है, कम नहीं किया। जो पीजी करने स्टूडेंट जाते हैं उनको पूरी सैलरी मिलेगी। पता नहीं क्यों उनको आधा वेतन दिया जा रहा है। चलिए कोई नहीं, लेकिन उसके शासनादेश अभी तक नहीं हुआ। कितनी बार हम लोगों ने चक्कर लगाए, सचिवालय के शासन से बात हुई है। वो साहिबान जो है जिले के अधिकारी होते हैं, हमें स्वीकार्य भी है, कोई इसमें परेशानी नहीं है हमें। लेकिन डीएम साहब नामित कर देते हैं, कभी एसडीएम को, कभी तहसीलदार, यहाँ तक कि पटवारी को भी, और वो अस्पतालों में जाते हैं। और डॉक्टर को इतना छोटा पद तो है नहीं कि उसको तहसीलदार और पटवारी आके चेक करें, रजिस्टर चेक करें। चौथा, जो इंक्वायरीज होती है, अभी गैरसैंण में मृत्यु हुई, देहरादून के अंदर हुआ, एक महिला की मृत्यु हुई है, अल्मोड़ा में केस हुआ। इन सब इंक्वायरीज में हमारे डॉक्टर को दोषी ठहरा दिया जाता है। जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिसके लिए सरकार और शासन जिम्मेदार है। हमने शुरू से कितनी बार हमने लेटर लिख दिया कि भाई हमारी सैलरी ना काटी जाए 1 दिन की, वो काटी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कई अन्य विभागों के कर्मचारी हैं जिनको शुरू में वही लॉकडाउन के चलते ऑफिस बंद रहे, बाद में 50%, कभी 30%, कभी 70% चलता रहा। कम से कम कुछ नहीं तो उनका पेट्रोल तो बचा होगा। हमारे लोग तो जब लॉकडाउन में गाड़ियां कईयों को चलानी नहीं आती हैं, वो लोग अपने ड्राइवर करके गाड़ी करके आए हैं।
तो कितनी परेशानी हुई। और एक अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई वो इतना काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन दिए जाने की जगह पे उनकी अगर सैलरी काटी जाए तो इट्स नॉट गुड। डॉक्टरों और नर्सेस की मांग पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मैंने स्वास्थ्य सचिव से बातचीत करने को कहा है। किसी भी कर्मचारी की सही मांग माननी चाहिए, उनकी समस्याएं सुलझाई जाएंगी। जो हमारे सचिव हैं उनको मैंने कहा है कि उनसे एक बार बातचीत कर लें, और किसी भी चाहे डॉक्टर हों चाहे इंजीनियर हों या कोई भी कर्मचारी, कोई भी अगर उसकी जेन्युइन कोई बात है तो उसको मानना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान। देहरादून में कांग्रेस ने आज दफ्तर पर जो है प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत और किशोर उपाध्याय भी एक साथ नजर आए हैं। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने कहा है कि डॉक्टरों की एक दिन की सैलरी काटना गलत है। तीनों को एक साथ देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस नेताओं को अब समझ में आ चुका है कि एक साथ मिलकर आगे जाने का वक्त आ चुका है। इस मामले में जब प्रीतम सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मैं और हरीश रावत एक साथ ही थे, बस देखने वालों का फर्क है। हरीश रावत ने कहा है कि ऐसा कौन है जो उनके साथ नहीं रहा, इसलिए 2022 के लिए सब कमा कर लाएंगे तो जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। कोरोना की इस महामारी में जिस तरीके से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो फ्रंट फुट पर लड़ने वाले ऐसे जाबाज साथी है जो कोरोना की महामारी से जो है इस प्रदेश को उभारने का काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा उनके एक दिन के वेतन कटौती की जा रही है। मैं समझता हूं ये बहुत ही निंदनीय कार्य जो है सरकार कर रही है। हम और हरीश राव जी तो हमेशा साथ दिखते हैं, अभी तो देखने वाली नज़र है, उस पर निर्भर करता है वो कैसे देख रहा है। ये तो हम हमेशा साथ ही रहे हैं। इनमें से कौन ऐसा है जो मेरे साथ नहीं रहा या जिनके साथ मैं नहीं रहा हूँ। आपके लिए भी अच्छी तस्वीर है कि सब एकजुट होकर आगे बढ़े तो। हाँ, लेकिन हमेशा एक साथ हर मूवमेंट में नहीं रह सकते। अलग अलग कमाऊ पूत हैं, सब अपने अपने जो है कमा करके लाएंगे तो पार्टी के कोष में जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि लोगों को अपने अपने तरीके से संघर्ष को जोड़ना चाहिए। कांग्रेस भवन देहरादून की तस्वीर ऐतिहासिक है। इसमें हरीश रावत हैं, इसमें प्रीतम सिंह हैं, इसमें किशोर उपाध्याय हैं, और 3.5 साल में ऐसी तस्वीरें कुछ कम ही देखने को मिली हैं जब नेता एक साथ धरने में नजर आए हो। प्रीतम सिंह का कहना है कि वो हमेशा हरीश रावत के साथ हैं, हरीश रावत का कहना है कि वो प्रीतम सिंह के साथ हैं, किशोर उपाध्याय का कहना है कि सबको एक साथ रहने की जरूरत है। इंदिरा हृदय हल्द्वानी में वो भी इनके साथ है। अगर सब के सब नेता एक साथ हैं तो 2022 कांग्रेस के लिए आसान हो सकता है, और यही तस्वीर अगर आने वाले दिनों में रही तो कांग्रेस के लिए 2022 की राह आसान हो सकती है। लेकिन जरूरत इसी बात की है कि बड़े नेता जिस तरीके से आज नजर आए, इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी नजर आए, और कांग्रेस की यही एकजुटता आगे भी हमें देखने को मिले। कैमरामैन अनुराग के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चमोली के गौचर स्थित आईटीबीपी के समीप पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। यहां आए दिन पहाड़ी से अचानक बोल्डर गिरने का सिलसिला देखा जा रहा है। रविवार की शाम को भी यहां अचानक बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे, और इस दौरान कुछ लोग पैदल सफर कर रहे थे, रास्ता पार कर रहे थे, और फिर देखते ही वो लोग डर गए। कई लोगों ने तेजी से दौड़कर सड़क को पार किया, लेकिन इस तरह से सड़क पार करना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि किसी भी समय कहीं से भी कोई भी बोल्डर गिर सकता है और जानी नुकसान हो सकता है। बता दें कि इससे पहले भी गौचर के इसी जगह पर पहाड़ी से मलबा टूटकर आया था। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। एक कल शाम की है जिसमें बोल्डर गिर रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर 18 अगस्त की है जब इसी जगह पर पहाड़ से मलबा आया था, जिसकी चपेट में आने से एक कार बाल बाल बची थी। दोनों तस्वीरें देखिए, एक ताज़ा कल की और एक 18 तारीख की। गाड़ी जो है बाल बाल बचती है इसकी चपेट में आने से। उधर अपने बच्चे को वापस अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए अमेरिकन महिला की याचिका पर आपसी सहमति बनी है। रविवार को स्पेशल कोर्ट में जो है बातचीत के दौरान ये सहमति बनती है कि बच्चा कोविड महामारी के दौरान दिसंबर तक अपने पिता के साथ देहरादून में रहेगा। बता दें आपको कि अमेरिकन महिला जूलिया ने साल 2011 में देहरादून के अर्पण मणि से शादी की थी। इसके बाद दोनों थाईलैंड में रहने लगे। इन दोनों का एक बच्चा होता है। पति बच्चे को लेकर देहरादून आ जाता है। अब जूलिया ने अपने बच्चे को अमेरिका साथ ले जाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसके बाद एक सहमति बनती है और कहा जाता है कि कोविड तक ठीक है बच्चा पिता के पास रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है बच्चा मां के साथ अमेरिका
चला जाएगा। ये आपसी सहमति से फैसला हुआ है। पिथौरागढ़ के झूलाघाट में एक तरफा प्यार में एक युवक ने लड़की की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था। जब लड़की मना कर रही थी, एक बार लड़की ने सख्ती के साथ मना किया तो उसने उसकी जान ले ली। गले पर ताबड़तोड़ हमला किया। स्थानीय लोग गंभीर रूप से उसे जख्मी लड़की को अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो रास्ते में दम तोड़ देती है। फिलहाल पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इसकी मम्मी जोर जोर से चिल्लाने लगी तो मैं भाग के गया वहाँ पर। गया तो मैंने देखा कि उसके दोनों साइड से आंसी से हमला कर रखा था उसने और काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। तो मैं लड़की ने नाम दे दिया उसका कि राजेंद्र चंद है करके, वो इधर को भाग गया है, तुम जाके उसको पकड़ो कह रही थी। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 68 दिन से गंगोत्री धाम में शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे तीर्थ पुरोहितों ने जुलूस निकाला और बोर्ड को रद्द करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार की मंशा धामों की व्यवस्थाओं को सुधारना नहीं, बल्कि धामों और मंदिरों की परिसंपत्तियों पर कब्जा करने की है। बोर्ड जो यहाँ थोपा गया है वो बिल्कुल ही गलत है। कम से कम एक बार उत्तराखंड सरकार यहाँ के तीर्थ पुरोहितों से वार्ता कर लेते। कहीं अगर किसी किराएदार को भी बाहर निकालना पड़ता है तो उसके लिए भी सूचना देनी पड़ती है। हमारे बुजुर्गों ने कितनी तपस्या की, जिसके फलस्वरूप हम लोगों ने ये भव्य मंदिर बनवाया। हमारे बुजुर्गों ने, हम लोगों ने इसकी सेवा की है। माँ गंगा मैया की आराधना करते हैं, माँ गंगा मैया के चरणों में हर समय रहते हैं। अब आप लोग हम पे देवस्थानम बोर्ड ला रहे हैं। कुछ आप लोगों ने हमसे पहले वार्ता की। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हुए गोलीकांड को 26 साल पूरे हो जाएंगे। उत्तराखंड राज्य मांग को लेकर खटीमा में हुए गोलीकांड की चिंगारी मसूरी से लेकर रामपुर तिराह कांड तक फैल जाती है। आंदोलन में कई लोगों की शहादत के बाद अब उत्तराखंड राज्य बने 20 साल हो चुके हैं। ऐसे में राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि इन 20 सालों में नए राज्य ने बहुत कुछ पाया। अब जरूरत है तो उत्तराखंड की नई पीढ़ी को रोजगार और पर्यटन के साथ जोड़ने की। उत्तराखंड राज्य के निर्माण में बहुत से राज्य आंदोलनकारियों की शहादत हुई और उन शहीदों के बदौलत ही आज राज्य का निर्माण होने के बाद 20 वर्ष का सफल उत्तराखंड आंदोलन में हमारी यहाँ की महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे उन्होंने घर से किया या चाहे आंदोलन में जाके बाहर किया। अब हम लोग ये चाहते हैं जो आजकल की युवा पीढ़ी है उनको स्वरोजगार से जोड़ना चाहिए, वो भी यहीं हमारे उत्तराखंड में। लक्सर के बीएसपी नेता और गन्ना समिति के चेयरमैन विशाल चौधरी ने विधायक प्रणव सिंह चैंपियन पर अपनी होर्डिंग्स उतरवाने का आरोप लगाया, जिस पर चैंपियन ने विशाल चौधरी को तुच्छ राजनीति और शैक्षिक शून्य वाला बता दिया है। अब विशाल चौधरी ने चैंपियन से उनके प्रमाण पत्र दिखाने की मांग कर डाली है। कहा है कि चैंपियन होने का प्रमाण पत्र भी दिखाएं और अपनी राजनीति शास्त्र की मास्टर डिग्री भी दिखाए। कहा कि चैंपियन अभी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखाएं, फिर कोई माने। ठीक है, हाँ मैं छोटा नेता हो सकता हूँ, लेकिन मैं शून्य शैक्षिक योग्यता वाला नहीं हूँ। मैं जिस क्षेत्र में राजनीति कर रहा हूँ उस क्षेत्र से मैं राजनीतिक शास्त्र से पढ़ा हुआ हूँ और मेरे हिसाब से वो तो राजनीतिक शास्त्र से मास्टर डिग्री होल्डर नहीं है, मैं तो मास्टर डिग्री होल्डर हूँ। अब मैं इस चीज का वही आकलन करेंगे कौन शून्य शैक्षिक योग्यता रखता है राजनीतिक क्षेत्र में। देखिए अब चैंपियन डिग्री दिखाते हैं नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मजा आएगा।